हेलो एवरीवन, आप सभी को आपके कृष्णा सर का नमस्कार जिनके आईएएस एकेडमी की तरफ से। ये हमारा जो योजना वाली सीरीज़ है उसका पार्ट है। तो हमने अभी तक जो जुलाई मंथ की योजना के बारे में बात कर रहे हैं। हम जुलाई मंथ की योजना और अगस्त मंथ की योजना इसी मंथ में हम कवर कर लेंगे। तो हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए थे इसके। अभी हम पढ़ेंगे जनजातीय इलाकों में खिलाड़ियों का दबदबा। बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे आपका जनजातीय इलाका पीछे छूट चुका है, लेकिन फिर भी अगर देखें आप तो वहाँ पे बहुत से इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जिसको आपको मुख्य धारा में लाना है, जो आपके देश की, आपकी शान, आपको विश्व गुरु बनाने में हेल्प कर सकते हैं और आपके जलवायु को भी बचा रहे हैं। तो उनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब कवर करते हैं अपना जनजातीय इलाकों में खिलाड़ियों का दबदबा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, अभी रिसेंटली में भी आप देखेंगे कि जो दबदबा रहा है खिलाड़ियों का, या तो हरियाणा स्टेट का रहा है या पूरा का पूरा ईस्टर्न सेक्टर में। आपका फुटबॉल से लेके आपके ओलंपिक में जितने या कॉमनवेल्थ में गेम होते हैं लड़कियों से लेके लड़के सभी के ज़्यादातर परसेंटेज जो है वो आपका ईस्टर्न सेक्टर से आ रहा है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र और सांस्कृतिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये बहुत ही विविधता संपन्न है। आप देखेंगे यहाँ पे राजस्थान भी का मतलब डिज़र्ट भी है और आपका एक साइड ओशियन भी है। ऊपर बर्फ़ पड़ती है, नीचे गर्मी पड़ती है। मतलब यहाँ पे खान पान, भाषा, बोली, जीवन शैली सभी चीज़ों में बहुत ही डाइवर्सिटी है। ये ब्यूटी है आपके हमारे इंडिया की। इसी जो भावना में जो एकता ला रही है, सुदृढ़ता ला रही है, उसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है आपका खेल। खेल एक केवल दोस्ती और नज़दीकी को ही आगे नहीं बढ़ाता, ये आपके मतभेद भी बुलाता है, मनमुटाव भी बुलाता है, एक साथ जीने का सहचर्य सिखाता है। इसी तरह अगर हम कुछ वर्षों के एग्जाम्पल लें तो ओलंपिक, एशिया, राष्ट्रमंडल, हमारा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। जहां हम 1-2 मेडल के लिए तरसते थे, आज हमें अच्छे खासे मेडल मिल रहे हैं। लास्ट ओलंपिक में नीरज चोपड़ा गोल्ड भी लेके आए इंडिविजुअल इवेंट में। इससे पहले 2012 में अभिनव बिंद्रा लेके आए थे शूटिंग में। और इसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है, मतलब गवर्नमेंट हमारे स्पोर्ट्स के लिए काम कर रही है। कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विज़न है कि स्पोर्ट्स में हमें अग्रणी देशों की लाइन में खड़ा करना है। लेकिन उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए हमें ब्रांडिंग चाहिए, उसके लिए बंदे जो, लेकिन वहाँ पे कहाँ कहाँ से सबसे ज़्यादा बंदे आ रहे हैं? वो जनजातीय इलाकों से आ रहे हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में वो खेल के बाद में हम उनको भूल जाते हैं और अगले ओलंपिक पे ही बात करते हैं? तो कहीं ना कहीं इन प्रश्नों पे हमें सोचना पड़ेगा। जैसे हम बात करें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के जो ट्राइब्स एरिया हैं वहाँ से। अब कुछ एग्जांपल लें, अगर हम जयपाल सिंह मुंडा का एग्जांपल लें, जो रांची झारखंड से थे। 3 जनवरी 1903 से लेकर 1970 तक इनका वो रहा। 1970 में ये डेथ कर गए। 1928 जो एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान थे, इनका जयपाल सिंह मुंडा। 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू। मतलब ये कुछ कैटेगराइज हैं, कुछ बंदों के बारे में, पर्सनालिटीज़ के बारे में बता रहे हैं। ये राजनीतिज्ञ भी थे, शिक्षाविद थे, पत्रकार थे, संपादक का अनुभव भी था। हॉकी के मैदान पे रक्षा, जो डिफेंस आपका करता है, वो डिफेंस मतलब बेस्ट डिफेंस थे। संविधान सभा के सदस्य भी रहे। और इतनी उपलब्धियां हैं ये, और आते जनजातीय इलाके से। तो हमें यहाँ इस इलाके पे ध्यान देना है, इसको मुख्य धारा में लाना है। अब देखिए दूसरा नाम आता है सिल्वेनस डुंगडुंग, जो आपके सिमडेगा झारखंड से हैं। भारतीय सेना में 1965 में शामिल, मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाली हॉकी टीम के सदस्य भी रहे। मॉस्को में 1980 में जो स्वर्ण जीता था। द्रोणाचार्य अवार्ड मिला इनको 2016 में। इसी तरह अगर हम नाम लें आपका, नेक्स्ट नाम लें हम आपका माइकल किंडो, जो माइकल किंडो भी सेम सिमडेगा ज़िले में आए। ये 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में जब हमने कांस्य पदक जीता था तब सदस्य। 71, 73 और 75 के हॉकी विश्व कप में कांस्य, रजत और स्वर्ण। ये क्या है, आपके ध्यान देने की बात है कि अगर आपको एसए में लिखना है या मेंस में लिखना है, तो इन उपलब्धियों के बारे में आप अपने एसए में अगर अपनी कॉपी पे अवतरित करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक एज ऑफ बेनिफिट्स मिलेगा कि आप किस तरह से चीज़ों को, क्योंकि आपका क्या सोचने का तरीका है, क्या देखने का तरीका है, किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट करती हैं। अर्जुन पुरस्कार से ये सम्मानित हैं। दीपिका कुमारी चौहान,
इट इज़ वेल नोन नेम, सब जानते हैं इनको। 2012 के लंदन ओलंपिक, 2021 के टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और वर्ल्ड्स नंबर 1 भी रही हैं बहुत दिनों तक। पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड्स बहुत जा रहे। अब गोल्डन बॉय के नाम से अगर हम तीरंदाज की बात करें, इसको जाना जाता है। गोरा हो, देन आपका बहुत सारे वो हैं जिनके एक नाम नहीं है, जैसे लिम्बाराम, श्यामलाल मीणा, रजत चौहान, छत्तीसगढ़ के सानंद मित्रा। बहुत सारे ऐसे तीरंदाज हैं, नाम हैं जिनको सब जानते हैं। देन दिलीप टर्की, ये उड़ीसा से आते हैं, सुंदरगढ़ से। 400 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का इनको अनुभव है। 2002 में बुसान में रजत जीतने वाली टीम के सदस्य भी रहे हैं। तो तिर्की है आपके दिल्ली, मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ से, ये देखो झारखंड के गुमला ज़िले की 2 बहनों ममता और बरखा रानी 12 फुटबॉल की उभरती हुई खिलाड़ी हैं। खेलो इंडिया गेम्स जो गवर्नमेंट ने चलाया है, बेहतर प्रदर्शन इन बहनों का उज्जवल भविष्य कर रहे। सीन क्या है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी कर रही है, जैसे यूनिवर्सिटी गेम्स कर रही है, खेल गाँव कर रही है, ये खेलो इंडिया खेलो, ये जो चीज़ें न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ आए हैं, न्यू इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, ये कहीं ना कहीं बेनिफिट्स रहेगा इन खिलाड़ियों के लिए और देश को एक अग्रणी पंक्ति में भी रखने के लिए ये योजनाएं बहुत काम आएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारतीय ओलंपिक में अगर 10 स्वर्ण और 35 पदक अभी तक हमने जीते हैं, जिसमें 34% जो पदक आए हैं वो भारतीय हॉकी टीम ने, जिसमें मेजर ध्यानचंद का नाम सभी जानते हैं। दरअसल 1928 से 56 तक हम भारत में सभी ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। टोटल 8 गोल्ड जीते हमने हॉकी में। और जो ये स्टेट भी हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, इनकी पॉलिसीज़ पे अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते हैं अपने खिलाड़ियों को, जो ट्राइब से निकल के आते हैं, जो मेडल लेके आते हैं। और एंटायर अगर अदर स्टेट में देखो तो इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है। आप हरियाणा में देखो, हरियाणा में बहुत इम्प्रूवमेंट मिला है खिलाड़ी को, क्योंकि अगर आप प्रोत्साहन नहीं करेंगे तो वो कैसे अपना बेस्ट दे पाएंगे। 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, 1 वर्ष बाद ही उन्होंने खेल नीति की शुरुआत कर दी। इस खेल नीति में क्या था, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना उनका उद्देश्य था और इसका एग्जीक्यूशन पंचायती स्तर पर करना था। 2017 खेल नीति के अंतर्गत दृष्टिकोण पे, रणनीतिक दृष्टिकोण पे उन्होंने फोकस किया और अच्छे खिलाड़ियों की पहचान करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनका मेन टारगेट उन्होंने बनाया। आपका नए जो युवा हैं उनके बीच में, स्थानीय लोगों के बीच में खेल के प्रति क्योंकि पहले कहते थे ना, बनोगे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो आज के दृष्टिकोण में ये एंटायरली डिफरेंट हो चुकी है। कहते हैं खेलोगे कूदोगे तो बनोगे स्टार। आपका एक खेल, आपका एक उपलब्धि आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी कोई नहीं जानता, लेकिन आपको उसमें अपना बेस्ट देना पड़ेगा। जैसे ये देखो, साइना नेहवाल, सानिया मिर्ज़ा और आपके पीवी सिंधु, सो मैनी नेम्स इन आवर इंडियन स्पोर्ट्स, जहाँ पे हमारे लड़के लड़कियों ने बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, गवर्नमेंट कैसे वो कर रही है, जैसे आपका जो राज्य सरकार है, यही इसकी हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो इन्होंने खेल खिलाड़ी को गोद लिए जाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है कि आप आपको इनको मतलब हायर कर लो, गोद ले लो एक तरह का, और इनके पूरा जो फैसिलिटी चाहिए, इनको प्रोत्साहित करने के लिए इनको ग्राउंड्स चाहिए, इनको उपकरण चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, अच्छे टॉप कोचेस चाहिए, वो आप इनको अवेलेबल कराएं आपको एक अच्छे लेवल पे। जैसे मध्य प्रदेश के अगर हम ये स्टेट वाइज इन्होंने डिस्क्राइब किए, स्टेट यहाँ पे छत्तीसगढ़ की तरह यहाँ भी जनजातीय ट्राइब्स बहुत ज़्यादा हैं और खेलों में प्रतिभा इन्होंने दिखाई है। पहली खेल नीति मध्य प्रदेश की आई 1989 में, 5 वर्ष बाद इसका पुनर्मूल्यांकन किया 1994 में। देन खेलों के संवर्धन के लिए इनका मेन था कि यहाँ पे जो आपकी फ़िज़िकल फिटनेस है उसको ध्यान देना, फिज़िकल एजुकेशन है उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना, जो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके कहीं ना कहीं मेडल लाने के लिए, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए। इसी तरह खो खो, कुश्ती, हॉकी, निशानेबाजी, तैराकी, ये सारे खेल हैं जो पंचायती स्तर पे इन्होंने प्रतियोगिताएं लॉन्च करते हैं, जहाँ पे हर बंदे को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है।
देन आपका देखें तो भारत बदल रहा है। भारत ने कहीं ना कहीं पॉलिसी अपनी चेंज की हैं खेलों के प्रति। केवल अब क्रिकेट ही एक ऐसा खेल नहीं रहा जहाँ केवल पैसा ही पैसा है, जहाँ फेमस होता है। अब अदर खेल्स भी, अदर स्पोर्ट्स भी, जैसे कबड्डी लीग स्टार्ट हुई है, आपकी हॉकी लीग्स स्टार्ट हुई हैं, इन चीज़ों में आईपीएल जैसे स्टार्ट हुआ था क्रिकेट में। मतलब नौजवानों को प्रतिभा देने के लिए, किशोरों को प्रतिभा देने के लिए, जो जिस बंदे में दम है वो अब आगे आ सकता है। तो हमें पॉलिटिकल विल के साथ में एक अच्छा चयन अच्छा करना पड़ेगा। चयन के पीछे कहीं भी हमारा कोई भी पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए कि ये ट्राइब्स एरिया से, ये यहाँ से, या ये पॉलिटिक्स है, इसका बेटा है, भाई भतीजावाद कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी हम एक अच्छे स्पोर्ट्स कंट्री के रूप में अपने को दर्ज करा पाएंगे वैश्विक स्तर पर। हम श्रेष्ठ भारत बनने की कल्पना कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चाहिएगा? हमें आपके खेल उपकरण, आपके मॉडर्नाइज लेवल के आपके खेल उपकरण होने चाहिए। अत्याधुनिक स्तर पे आपका प्रशिक्षण, कोचेज़ आपके अच्छे होने चाहिए, उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उनको ग्राउंड्स मिलने चाहिए। तो उस तरह के आज के टाइम में आपको सारी कैसे हम आर&डी पे काम करते हैं, हम स्पोर्ट्स की कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे हम एजुकेशन पे बोलते हैं 2 से 5% एजुकेशन पे जीडीपी का खर्चा होना चाहिए। तो जीडीपी में अगर जीडीपी का हमें यहाँ भी एक एवरेज लगाया गया है, 1 से 5% तक हमें जीडीपी का स्पोर्ट्स पे खर्चा करना पड़ेगा। देन अगर हम बात करें तो केपीएमजी की अगर हम बात करें तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्था है। ये बता रही है कि खेलों का योगदान महत्व वैश्विक मंदी 9 से 13 के दौरान भी खेल बाजार 7% की दर से बढ़ता है। मतलब जब पूरा मार्केट डाउन जा रहा था तब भी स्पोर्ट्स मार्केट इंक्रीज़ कर रहा था 7% की दर से। जो श्रम आधारित क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे रोज़गार, हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये श्रम आधारित रोजगार क्षेत्र है। देन 6% रोज़गार सृजित करने में सहायक हो सकता है। मतलब आपका अनएम्प्लॉयमेंट की जो है उसको कहीं ना कहीं कम कर सकता है। तो यहाँ पे ये पता है, ये आपके की पॉइंट्स होते हैं। जैसे अगर ये चीज़ आप अपने उत्तर में लिखते हैं, इस तरह की चीज़ें लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक एग्ज़ामिनर जो है उसको पता चलता है कि बच्चे ने डीप तैयारी की है, उसको पता है, एक नए विज़न के साथ वो किसी चीज़ को लिख रहा है। खेल प्रशिक्षण, और यहाँ पे जैसे आप नाम भी देंगे ना तो एक ऑथेंटिक केपीएमजी का आप नाम दे रहे हैं कि इसने रिपोर्ट्स में बोला है। जैसे आपके प्रशिक्षण हैं, खेल उत्पाद हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपको जैसे बैट बनाने वाले की कंपनी को आप दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लेबर काम कर रही है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प मिल रही है। तो कहीं हर जगह एक ना एक एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ है। अगर दर्शकों से टिकट से धन प्राप्ति से लेके आपके कहीं ना कहीं टूरिज़्म को भी ये बेनिफिट देता है। अदर कंट्री से, अगर आपके में वर्ल्ड कप हो रहा है तो अदर कंट्री से लोग देखने आते हैं अपनी टीम को, तो वो भी एक कहीं ना कहीं आर्थिक वृद्धि में सहायक होता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं खेल के की बेनिफिट्स क्या हैं, देखो आपका खेलने के सबसे पहले तो आपका मानसिक विकारों से मुक्ति मिल जाती है, आपको चुस्त और फुर्तीला रखने में सहायक होता है ये। और आपके मोटापा, डाइट, आज के टाइम में जो डिसीज़ चल रही हैं जी, हाई बीपी हाई जाता है, और आपका डायबिटीज़ जैसी बीमारी, बहुत सारी ऐसी बीमारीज़ हैं आपकी जो रूटीन बेसिस की वजह से आई हैं। अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, आपको सही फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो आपकी ये जैसे इसने बताया कि आप देखो ये इस एरिया पे इम्पैक्ट करता है, यहाँ पे ये इम्पैक्ट देखिए, ये पूरा अगर बास्केटबॉल खेलते हैं तो पूरी बॉडी पे बेनिफिट्स हैं। तो ये चीज़ें हमें देखनी है। दूसरा, एंटरटेनमेंट का आपको एक उपकरण मिल जाता है। आप जब एंटरटेनमेंट करते हैं तो सब सहचार्य देखते हैं, आप साथ में बैठ के मूवी देख रहे हैं या स्पोर्ट्स देख रहे हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं। आज के मोबाइल युग में जहाँ पे एक दूसरे से बंदा बात नहीं कर रहा है, मिल नहीं रहा है, उन चीज़ों को देखते कहीं ना कहीं ये बेनिफिट है। इसमें सबसे बड़ा काम किया है राज्यवर्धन सिंह राठौर ने, जो हमारे खेल मंत्री रहे हैं, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। 2018 में इन्होंने खेलो इंडिया खेलों की योजना की स्टार्टिंग की। बहुत अच्छा काम किया गया है इनके द्वारा। विशेष समिति द्वारा खेलों के विभिन्न उत्कृष्ट खिलाड़ियों का इन्होंने चयन किया। मतलब चयनित प्रतियोगिता जो इन्होंने स्टार्ट की वो एक अच्छा, और ओलंपिक में हम अभी रिजल्ट देख सकते हैं, या कॉमनवेल्थ में हमारे गोल्ड में वृद्धि हो रही है, हमारे मेडल्स बढ़ रहे हैं। और इस योजना को अगर हम देखें कब स्टार्ट हुई थी, 2018 में। देन यहाँ पे उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन करना था। चयनित खिलाड़ियों को उनकी सुविधा देने के लिए, उनके उत्कृष्ट खेल को बनाने के लिए 5 लाख की राशि 8 वर्षों के लिए दी जाएगी।
प्रतिवर्ष 5 लाख रुपीस दिया जा रहा है 8 वर्षों में, मतलब यहाँ पे 8 इंटू 5 40 लाख रुपीस का खर्च हो रहा है। अब देखिए, अब अगर हम देखें कि छत्तीसगढ़ जनजातियों के लिए आज़ादी के गीत के बारे में, तो स्पोर्ट्स का एक एंगल हमने पढ़ लिया। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे उनका हेल्थ के बारे में पढ़ा, हमने यहाँ पे उनका स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए हमने उनके बारे में जाना कि जनजाति होती क्या है। अगर इससे रिलेटेड ऐसे आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप आराम से लिख पाएंगे। अब बात करते हैं इनके गीतों की। जैसे 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो ट्राइब समुदाय थे उनकी 78 लाख के करीब में जनसंख्या थी। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, जो कुल आबादी का लगभग 31% है, 30.6। इसमें कौन कौन सी जनजातियाँ आती हैं, जैसे गोंड है, हलबा है, भत्रा, कोरवा, उरांव। मतलब छत्तीसगढ़ की जनजाति कौन कौन सी हैं आपकी, गोंड, हलबा, भत्रा, कोरांव, उरांव, ये सारी जनजातियाँ आपकी छत्तीसगढ़ की। देन आपका इन्होंने जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पे इनका एक अलग से इतिहास रहा है। पीड़ा और शोषण की दुख में दास्ता है, मतलब इन्होंने इसके एक नव जागृत करने के लिए गीतों के द्वारा चीज़ों को बताया गया कि कैसे स्वतंत्रता संग्राम में शहीद बलिवेदी चढ़े, कैसे एक इतिहास लिखा गया वीरों के रक्त से। और भारतीय इतिहास का एक अलग से कोल्ड ब्लडेड आपका एक चैप्टर है। और शांति अहिंसा के सिद्धांत पर चलकर भारत को आज़ाद कराने वाले सत्याग्रह सेनानियों की एक कहानी, एक इतिहास के रूप में इन्होंने गीतों के रूप में कही है। अब हम बात करते हैं कि पत्रकारिता और साहित्य का क्या महत्व रहा आपके स्वतंत्रता संग्राम में। पत्रकारिता और साहित्य सबसे बड़ा काम नवचेतना लाती है, नवजागरण लाती है। देन स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के बारे में लोगों को जानकारी मिलती है। राष्ट्रीय चेतना को उत्तेजित करती है, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करके राष्ट्रीयता को एक उस पे लाती है। देन जो बहुत सारे रचनाकार थे जिन्होंने भक्ति गीत लिखे, स्वतंत्रता सेनानियों की नव ऊर्जा का संचार किया। एक कहते हैं ना, वंदे मातरम का जब गीत सुनते हैं तो एक अलग से रोंगटा खड़ा हो जाता है। किसी भी उसमें एक अलग से, हम अभी बात भी कर रहे हैं तो अगर एक म्यूज़िक ही ऐसा होता है, एक जो आपके रोम को खड़ा कर देता है और आपको बताता है कि कितना इम्पोर्टेंट है आपको नेशनलिटी, और इन चीज़ों का मीनिंग असलियत में समझाया जाता है। वो साहित्यकार की एक रचना ही होती है जो उस चीज़ को एक पेपर पे वो गढ़ता है और उसको इतने सजीव भाग से चित्रात्मक शैली के द्वारा उसको प्रदर्शित करता है। लोक भाषा जनजातीय भाषाओं का प्रयोग हुआ, जिस तरह से आपका आम जनजातीय क्षेत्रों में आज़ादी में महासमर्थ, मतलब बहुत सारे काम किए गए। इन्होंने शहीदों का बखान करने और संघर्ष की प्रेरणा देने वाले लोकगीत गाए गए। वास्तव में रचनाकार स्वतंत्र संग्राम के मैदान में अंग्रेज़ों के प्रत्यक्ष लड़ाई तो नहीं लड़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं से इनडायरेक्ट लड़ाई लड़के उनकी हेल्प कर रहे थे, और उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने सत्याग्रही क्रांतिकारी मैदान में रह कर लड़ाई लड़ते हैं। तो एक साहित्यकार भी उतना ही बड़ा फाइटर होता है, एक रचनाकार भी उतना ही बड़ा योद्धा होता है जो मैदान पे जाके लड़ रहा है, क्योंकि उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है आपके स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें जनजातीय साहित्य और स्वतंत्रता संग्राम की, तो यहाँ पे बहुत सारी देखो जनजातियों की जो प्रमुख गीत हैं, जैसे हलवी, भतरी, मुरियाँ, गोडी, उरांव, बैगा, ये बोलियां हैं जो रचित हैं। कहते हैं ना, भारत में कोस कोस पे बदले वाणी, चार कोस पे पानी। तो ये सही में विविधता में एकता की बात करता है। विषय वस्तु इनका वही रहा, आदिवासी विद्रोह, और बहुत सारे, जैसे आप संथाल विद्रोह देखेंगे, पबाना विद्रोह देखेंगे, नील विद्रोह बहुत सारे विद्रोह रहे हैं। मोल, कोल, कुकी, ये सारे जितने भी रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपका ट्राइब्स एरिया से जुड़े हुए हैं, इनका आधार ट्राइब्स रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ में नारायण सिंह एक वो रहे हैं, एक पर्सनैलिटी रहे हैं जो 1857 में लोकल लीडर की तरह से अंग्रेज़ों ने इनको फांसी दे दी थी, और नारायण सिंह का बलिदान, इसकी व्याख्या बार बार गीतों में हुआ है। शहीद वीर नारायण सिंह 1920 के दौरान जब आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी के हाथ में आई, तो एक अन्य कविता के रचनाकार स्वराज के सत्याग्रह के पक्षधर प्रतीत होते हैं। अब भतरी बोली की अगर हम बात करें तो उसमें भूमकाल करके एक गीत आता है। भूमकाल गीत में बस्तर जो ज़िला है आपका, वहाँ पे खूबसूरत पसंदीदा एक गीत है। ये विप्लव गीत है जो आपका झांकी में भी प्रदर्शित रहा है 26 जनवरी की।
ये गीत 1910 में जो स्थानीय विप्लव हुए थे, क्रांति हुई थी, उसका नेतृत्व करता है। एक हल्बी गीत है, हमने भूमकाल गीत देखा भतरी बोले में, एक हल्बी गीत है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका हल्बी एक जनजाति है जो ट्राइब्स वैसे सभी रहते हैं, एक ये संघर्षशील प्रगतिशील मानी जाती है और ये हल्बी भाषा का प्रयोग करते हैं। इस संघर्ष के दौरान इन्होंने कई गीत लिखे। इस भाषा के रचनाकार अनुसार 1000 वर्ष पहले एक स्वतंत्र देश सत्य धर्म और राज का हो रहा है। गोंडी गीत, एक गोंडी गीत हुआ है जो छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति वो करती है। ये प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि गोंडी गीत कौन से स्टेट में, तो आपको डायरेक्ट वो छत्तीसगढ़ लगाना है इसका आंसर। इसमें क्या करते हैं, इनके क्रांतिकारी होने का पता चलता है क्योंकि ये बहुत सारे अस्त्र तलवार चाकू कुलेल फरसा एक प्रकार की कुल्हाड़ी और इनकी इन गीतों में चर्चा करते हैं। तो गोंडी गीत आपका छत्तीसगढ़ में। देन जो महिलाओं की भागीदारी का भी पता चलता है, गीत महिलाओं का फरसा से युद्ध करने की बात करते हैं। खूनी संघर्ष में यकीन करते हैं, ना तो जान लेते हैं, जो न तो जान लेते और न जान देने में हिचकते हैं। एक बैगा गीत है जो छत्तीसगढ़ में बैगा बहुत फेमस गीत है। एक बैगा जनजाति है जो पिछड़ी हुई जनजाति है, अपनी विशिष्ट संस्कृति के लिए ये जानी जाती है। नृत्य लोकगीत काफ़ी इनके प्रभावशाली हैं और बैगा जनजाति वास्तव में आज़ादी चाहती थी, चाहे खूनी संघर्ष से प्राप्त हो चाहे सत्याग्रह से। जैसे गोंडी जनजाति केवल और केवल मार काट के ही संघर्ष चाहती थी, ये एक तरफ सुभाष चंद्र बोस को भी जानते हैं और एक तरफ गांधी का भी गुणगान करते हैं। तो ये आपको डीप चीज़ें पता चलेंगी इनसे। जैसे उरांव गीत की हम बात करें, उरांव गीत उरांव जनजाति के द्वारा गाया जाता है और उरांव जनजाति आपका छत्तीसगढ़ की जनजाति है। तो ये छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में, यहाँ पे इनके भगवान देवता पर ज़्यादा विश्वास था। ये पारलौकिक बात करते हैं और चियाँ बाबा से विनती करते हैं, अपने इष्ट देव जो इनके चियाँ बाबा, कि भारत से अंग्रेज़ों को भगा दो। ये सब के सब स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं, किस तरह से इन्होंने गीतों से, रचनाकारों ने, साहित्य ने हेल्प की है भारत की। एक अमृत महोत्सव पे गुजरने वाले गीत हैं, यहाँ पे धरोहर है इनकी, ये सारी चीज़ें। देन अगर हम बात करें कि हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है, हम ऐसी धरोहर को संस्कृत करने की बात करते हैं जो कहीं ना कहीं इनमें विकसित करने के लिए अपने योगदान दें। चलिए यहाँ तक ये टॉपिक, हमारे 4 टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे दबा दीजिए। आपको कंटिन्यूएशन में सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। फुल फाउंडेशन यूपीएससी 2023 और यूपीपीसीएस 2023 को लेके मैं काम कर रहा हूँ और इसका रिज़ल्ट आपको बेहतर ही मिलेगा। निःशुल्क फ्री, कोई भी चार्जेस नहीं लिया जा रहा। हमारी टीम जिनकी आई इस एकेडमी की तरफ से अपने अनुभव को, अपने बाय वर्च्यू ऑफ नॉलेज आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर है। कोई भी क्वारी है, कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी आपको कुछ पूछना है, आप कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स दे सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है उस पे जाके आपको सारे के सारे लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।